come down, in fact, on 8 point. नमस्कार, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही 2024 से लेकर 25 तक में, इसके बारे में चर्चा इस समय बहुत चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। पीछे आप देख सक रहे हैं, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दे रहे हैं स्पीच और बता रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आखिर क्या रही हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कहां रहा। आप इस स्पीच को देख सकते हैं, पर आप इस स्पीच को देखे समझे, इससे बढ़िया हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सेशन में जहां पे हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर रहा क्या है। अगर आप हमें इजाजत दें तो अगले कुछ समय में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे और इसके पीछे के सीक्रेट्स, इसके पीछे ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें यूपीएससी के लिए समझ लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। एक जल्दी से एनालिसिस हर उस व्यक्ति के लिए जो इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को समझना चाहता है और यह भी समझना चाहता है कि हम किस तरफ चल रहे हैं। तो सर्वे का सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगी, ये हर बार होता है, पर सर्वे आता है और सर्वे आपको आज तक का हमारा इतिहास में हमने जब भी पलट के देखा है, सर्वे हमेशा ही आपको पॉजिटिव चीजें ही दिखाएगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हो सकता है एक ऑप्टिमिस्टिक टोन बनाने के लिए किया जाता है, पर खैर देखते हैं आइए कि कितना ऑप्टिमिस्टिक क्या है। सबसे पहली चीज है कि हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही है तो दिखाया जा रहा है कि फास्ट लेन में सब आना चाह रहे हैं। वर्ल्ड की बात की जाए तो धीरे धीरे अगर आप 2025 के आंकड़े को देखें तो आगे की तरफ वर्ल्ड बढ़ता हुआ चल रहा है, भले पीछे ना जाता हुआ, भले ही ना दिख रहा हो आपको। अगर आप इसकी बात करें एडवांस्ड इकोनॉमीज की कि थोड़ा ये भी आगे आ रही है, तो हाँ बिल्कुल आ रही हैं। और हमारे इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वो 4.4, 4.2, 4.2 है। मतलब इनमें एक बात तो तय है कि हम लोग स्टेडी ग्रोथ में हैं और आगे बढ़ने के लिए रुखसर हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत चल रही है इस समय। भारत का इसमें क्या मामला है, हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे। अगर आप इस समय हमारे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जी हां, अब आप इस वर्ड को समझ लीजिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ बताने का, क्योंकि यहां पर परसेप्शन पता चलता है कि लोगों के परसेप्शन क्या है आपके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सर्विसेज को लेकर। और इस ग्राफ में ये हमें पता चल रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देख रहे हैं तो उतार चढ़ाव लगातार बना रहा है, पर ये 50 का जो आंकड़ा है वो पार करते करते रह गया हमारा। ये एक बार क्रॉस किया, फिर वापस से आ गया और लगभग इसी ट्रेंड पे चल रहा है। सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सर्विसेज का इंडेक्स बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। बीच में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, यहां पर अगस्त 23, सितंबर 23, अक्टूबर, नवंबर में डाउनफॉल दिख रहा है, फिर बढ़ते हुए ट्रेजेक्टरी दिख रही है। ये वही समय था जब आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी लगातार गिर रहे थे, अब वापस से बढ़ते हुए हमें दिख भी रहे हैं। तो कंपोजिट निकाले तो लगभग एक एवरेज समझ में आता है कि हम लोग 52-53 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, जो दोनों कैलकुलेट अलग से किए थे, उनका बीच का एक इंडेक्स दिखता है। ठीक है, ग्रोथ की तरफ जाता हुआ यह भी मामला दिखता है। भारत की यहां पर कहां रोल है, हम आपको बता दें। भारत को अगर आप देख रहे हैं स्टैंड होते हुए, सर, तो 21 के समय तो सब कुछ गिर चुका था। ये कोविड का समय था तो सब कुछ गिर चुका था। उसके बाद भारत ने अपनी उड़ान पकड़ी। अगर आप इस समय पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो आप ब्लू लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ब्लू लाइन आपकी बढ़ती घटती चल रही, तो एक प्लेट्यू स्टेट में ही चल रही है लगभग। और अगर आप इस समय सर्विसेज को देखें तो सर्विसेज हमारी आगे की तरफ है। हालांकि यहां थोड़ी कम हो गई सर्विसेज, पर वापस से मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकलते हुए आज आगे बढ़ चुकी हैं। और इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो भी बढ़िया लेवल पे हम चल रहे हैं। 55 से 60 के बीच का इंडेक्स है। जहां वर्ल्ड एवरेज चल रहा है 52 के आसपास, वहीं हम 55 से 60 के आसपास चल रहे हैं। तो हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बता रहा है कि ग्रोथ तो है। अच्छा, और समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आया होगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को हाईलाइट किया है कि ट्रंप आ चुके हैं, पुतिन अलग जोश में है, मिडिल ईस्ट खराब हो चुका है, वेस्ट एशिया खराब हो चुका है, तो इंडेक्स तो सर खराब दिखा रहा है। हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स देखिएगा आप, 2024 में बहुत हाई इंडेक्स बताया गया, हाई अलर्ट किया गया। और साथ ही में हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, डब्ल्यूटीओ ने भी बोला कि हाँ, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी रही है। इस अनसर्टेनिटी में भी भारत अगर ग्रो कर रहा है, मैनेजर्स इंडेक्स हमें अच्छी सूचना देता है, तो बहुत पॉजिटिव है हम सभी के लिए। खैर, अगला देखते हैं कि ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डिकेडल एवरेज। देखिए, अब आप हमेशा चर्चा करते हैं कि भारत की जीडीपी कितना ग्रो कर रही, किस परसेंट पे जा चुकी है, कितना परसेंट ग्रोथ रेट है। एक जमाना था जब हम 8, 8.5 का भी बात करते थे। हालांकि आज जब रिसेशनरी टेंडेंसीज चारों तरफ हैं, उस समय भी अगर भारत ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तो कहां पे हम सिचुएटेड हैं, इसको भी ऑप्टिमिज्म में डालते हुए हमने क्या बोला है कि सब चंगासी, क्योंकि डिकेडल ग्रोथ रेट के हम आसपास हैं। तो अगर आप इस समय हमारे सिर्फ जीडीपी पे फोकस करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी हमारा खत्म होने वाला है, या हो चुका है, या होने वाला है, इसका आप देखिए ये हालत है। और हमारा डिकेडल जो एवरेज हमने निकाला 15 से लेकर 24 तक, मतलब 10 साल का अगर हम निकालें तो उससे थोड़ा सा कम रह गया है, अराउंड यही है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन लगभग बराबर है। सर्विसेज की अगर आप बात करें ठीक ठाक कम है।
इंडस्ट्री ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो जीडीपी मतलब आसपास चल रहा है, डिकेडल ग्रोथ रेट के आसपास है, इसलिए बोला क्लोज टू द डिकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो अपने आप को विनोद देख रहे हो कि कैसे हम लोग अपने आप को ऑप्टिमिज्म में डाल रहे हैं कि भले ही हमारा बहुत अच्छे से ग्रो तो नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैं उसको कहीं दिखा रहा हूं कि जीडीपी मेरा 6.3 6.4 के आसपास चल रहा है। और डिकेडल अगर मैं देखूं कि मेरा पूरे डिकेड में 10 साल में क्या एवरेज रहा है, तो वो भी 6.4 6.5 का ही रहा है जो इस समय निकल कर आ रहा है। तो मैं इतनी अनसर्टेनिटी में भी अच्छा कर रहा हूं, ये मैसेज है यहां पर। देख रहा है ना विनोद, कैसे मजा लिया जा रहा है फैक्ट का। अच्छा और देखते हैं, बहुत चर्चाएं चल रही थी सर कि कंजम्पशन खत्म हो रहा है इकोनॉमी में, प्राइवेट लोग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। अब आंकड़े तो हमें जो दिखाएंगे हम वही आपको बता सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन रहा है। अगर आप इस समय इस ब्लू लाइन को देख रहे हैं, तो ब्लू लाइन आपको इंपोर्ट दिखा रही है। आपके जो इंपोर्ट हैं वो लगातार कितने बने हुए देख लीजिएगा, परसेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी अगर आप देखते हैं तो आप -24% के आसपास आपका इंपोर्ट चल रहा है। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग आप एक्सपोर्ट करने में भी ठीक ठाक लगे हुए 21.5। खैर हमारा इसमें रुझान दूसरा आपको दिखाने का कि मेरा कंजम्पशन कितना। अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन की समय बात कर रहे हैं तो आप सीधे दिमाग लगाइए ग्रीन कलर पे। प्राइवेट कंजम्पशन 58 59 60 61 61 60 60 61। प्राइवेट कंजम्पशन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। मतलब अभी ये पूरा ईयर खत्म ही होगा, पर मुझे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मतलब 23 से 24 आया कम हुआ, पर 24 से 25 तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और खबरों में तो ये छप रहा है कि कंजम्पशन कम हो रहा है। पता नहीं अब क्या है, पर ठीक है, हमारा इकोनॉमिक एडवाइजर या हम इकोनॉमिक सर्वे ही फॉलो कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन कहीं भी कम होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा हमें। दूसरा, क्या गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं। आइए, अगर इसको आपको देखना है तो आप सीधे पहुंच जाइए, कलर आपको दिख रहा होगा रेड। 10.8 10.8 11 6 11.6 10.5 10.6 7.4 10.3 ये कम होता दिख रहा है। मतलब सरकार का खुद का ही अपना कंजम्पशन कम होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर और है, कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं है। ये दो चीज। और लास्ट में आपको बता दें कि कितना आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो 28 से लेकर 29 30.7 तक गया है। आज ये कम हो चुका है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो एसेट्स क्रिएशन है, वो कम हो रहे हैं, कैपिटल एसेट्स कम हो रहे हैं, ये साफ दिख रहा है यहां पर। जो आश्चर्य हमें बात कर रही थी वो ग्रीन लाइन कर रही थी कि कैसे प्राइवेट को तो बोला जा रहा था, सबसे बड़ा देखिए कंजम्पशन प्राइवेट का ही है और वही कम बताया जा रहा था, वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा दिखा रहा है, 61.8 पहुंच गया है वो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं। शायद अखबारों में खबरों को देखना पड़ेगा कि वो कहां से लेकर आ रहे हैं, पर हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अच्छा खासा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट यहां दिखता है। अच्छा, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या एक्सटर्नल सेक्टर हमारा कैसा चल रहा है, ट्रेड हमारा कैसा चल रहा है। तो मर्चेंडाइज की अगर आप बात करते हैं, गुड्स की अगर आप बात करते हैं, तो हमने हमेशा देखा है मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस अगर आप देख रहे हैं तो हमारा निगेटिव की तरफ ही रहता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स देखें, मतलब जो रेमिटेंसेज हैं, भाई कोई हमारा बाहर बैठा वो भी हमें भेजता होगा, हम भी उसको भेजते होंगे, तो हमारे नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। साथ ही में हमारा सर्विस ट्रेड बैलेंस अगर आप देखें तो इस नीचे के इस पूरे बार को संभालने के लिए ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं, ये सर्विसेज ट्रेड बैलेंस है कि हम कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को। ये यहां पर साफ तरीके से हमारा दिखा रहा है और ये दोनों बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग नीचे -3 को छू रहा है, ऊपर भी 3 को छूने की कोशिश की जा रही है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका है, एक दूसरे को बैलेंस करने की यहां पे कोशिश दिखाई जा रही है। स्ट्रॉन्ग नेट हमारे पास प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं और हमारे पास सर्विस ट्रेड बैलेंस अच्छा बना हुआ है। हमें मर्चेंडाइज के और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम को इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छा बताया कि क्या बेहतर है आपका बैंकिंग सिस्टम बना हुआ है। अगर आप अपना कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट्स रेशो देखें, CRAR देखें, अगर आप मतलब कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो अगर आप देखें, इसका मतलब है आप कितना ऐसा पावर रखते हैं जो आपका स्टेबिलिटी दिखाता है, आपके पास कितना ऐसा एसेट है जो आपको प्रोविजन दे रहा है आपके लोन के प्रति। तो सितंबर 2022 में 16 के आसपास था, सितंबर 2024 में 16.7 था, जो दिखा रहा है कि आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अच्छा है। मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेरे पास अच्छा मेंटेन है, कैपिटल अच्छा मेंटेन है मेरे पास। दिस इज व्हाट इज शोन, मतलब बैंकिंग सिस्टम काफी स्टेबल दिखाई जा रही है आपकी। CRAR स्ट्रांग है। साथ ही में अगर आप एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक्स की बात करें सर,
तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार कम होते जा रहे हैं, लगातार स्टेडिली कम होते जा रहे हैं। अगर आप देखें, ये वर्ड गलत नहीं होगा कि मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टेडिली कम हो रहे हैं। 21 से 22 से 23, 24 और आज आप सितंबर 24 का बात कर रहे हैं, तो आपका परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस अगर मैं निकालूं तो मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या मुझे राइजिंग रिटर्न ऑन एसेट्स दिख रहा है? जी हां, मुझे राइजिंग रिटर्न ऑन एसेट्स दिख रहा है। आप देख सकते हैं कैसे राइज कर रहा है मेरे रिटर्न ऑन एसेट्स। दैट मींस इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है शायद कहीं पे, और वो पैसा जो लोन लिया गया उससे रिटर्न भी आ रहे हैं और बैंकिंग कमा भी रही है। ये इस दोनों से समझ में आ रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होते जा रहे हैं। अच्छा, बैंक की क्रेडिट सप्लाई अगर देखें तो क्या वो स्टेडी बनी हुई है? जी हाँ। 2020 से लेकर अगर मैं नवंबर 2024 तक आ जाऊं तो दिख रहा है साफ तरीके से कि ग्रॉस बैंक क्रेडिट अच्छा खासा लाख करोड़ में है। आज आप 103 से लेकर 170 लाख करोड़ तक का बैंक क्रेडिट आज मार्केट में अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर भी डेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक का क्रेडिट स्टेडी तो है, स्टेडीली इंक्रीज मुझे दिख रहा है। हाँ, इस समय आकर हो सकता है थोड़ा आपको कमजोर दिख रहा हो कि लोगों ने, चूंकि अब एक इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इस समय हो रखा है, सरकार भी अपने रेट्स को चेंज नहीं कर रही है, रेपो रेट्स अनचेंज्ड है बहुत समय से, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा हो सकता है मुझे कमी दिखाई देती हो, पर फिर भी अच्छा खासा ग्रॉस बैंक क्रेडिट मार्केट में उतरा हुआ है 170 लाख करोड़ के आसपास का, और ये भी लगातार आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नंबर है, स्टेडीली इंक्रीज पूरा करते हुए दिखता है। अच्छा, क्या मेरा कैपिटल मार्केट ठीक-ठाक चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है कैपिटल मार्केट आपका। सेबी के हिसाब से अगर हम देखें, तो सबसे बड़ी बात है, डीमैट अकाउंट लोग खुलवाने में कहीं हिचकिचा नहीं रहे हैं। यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आजकल आ रहे हैं और वो अपना पैसा डबल करके ले जा रहे हैं। मंथली एवरेज ग्रॉस एसआईपी अगर आप देखें तो डबल होती चली गई है लास्ट 3 साल में। बड़ी बात है, मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। प्राइमरी मार्केट से लोगों ने बहुत सारा पैसा निकाला है, 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। और मजेदार बात बताएं, आईपीओज आजकल बहुत आ रहे हैं। नंबर ऑफ आईपीओज 259 हो चुके थे अप्रैल टू दिसंबर 2024 में, जो कि अगर मैं पिछले साल को देखूं तो 196 थे। और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो अगर हम निकालें, मतलब मार्केट का कितना कैपिटल है वर्सेस जीडीपी का रेशियो, तो लगभग 136%, मतलब जीडीपी से ज्यादा है आपका, 136% है एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। मतलब आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। और समझिएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत मदद की है फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि सरकार का फोकस रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इंप्रूवमेंट इन आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फ्रॉम 53.9 टू आज 64.2 है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी इंप्रूव हुआ है। रीजनल रूरल बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? 22,000 ब्रांच है 700 डिस्ट्रिक्ट में, 26 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये 14% शेयर है सारे ब्रांचेस का ऑफ ऑल बैंक्स, 30% शेयर है इन रूरल ब्रांचेस का, और 92% ब्रांचेस इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज में। इतने पावरफुल है रीजनल रूरल बैंक। और अगर आप इनकी डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट्स है, जिसमें 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, 3.2% शेयर इन डिपॉजिट अमाउंट है, और 13.7% शेयर इन डिपॉजिट अकाउंट्स है ऑफ ऑल बैंक्स। 4.7 लाख करोड़ का एडवांस दे रखा है, 3 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं यहां पर, 2.9% शेयर इन एडवांसेस हैं, 8% शेयर इन लोन अकाउंट एडवांसेस हैं ऑफ ऑल बैंक्स। तो एक बहुत अच्छी बात यहां पर दिख रही है कि कैसे, अगर आप देख रहे हैं, आरआरबीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द पीपल ऑफ रूरल एरिया सेमी अर्बन एरियाज दे आर ब्रॉट इनटू दिस आरबीआई का एक क्रेडिट सिस्टम जो है फ्रेमवर्क का, फॉर्मल का, उसमें आ रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स अगर आप देखें तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेड अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती हुई दिखी। मार्च 18-19 कोविड का जो समय रहा, बहुत अनसर्टेनिटी बनी रही, और ट्रेड अनसर्टेनिटी आज भी वापस से बढ़ती हुई दिखी। बीच में कम हो गई थी, आज वापस से बढ़ते हुए दिखती है, क्योंकि एक तो हमारा येमेन का वॉर है या हाउदीज का वॉर है, इजराइल का अलग चीज चल रहा है, यूक्रेन का अलग चीज चल रहा है, अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, पायरेसी बढ़ रही है। पर बावजूद इसके अगर आप देखें तो रिबाउंड आया ग्लोबल ट्रेड में। ग्लोबल ट्रेड जो 2023 से क्वार्टर 3 में गिर चुका था, वो वापस से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बहुत गिर चुका था, वापस से अच्छा खासा बढ़ रहा है, और इंपोर्ट भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है तेजी से। मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद भी आज लोग इंश्योरेंस लेकर अपने आप को सिक्योर कर ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है। अगर आप अपने ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें पहले 8 मंथ में, तो आखिर क्या हुआ ये देखते हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। अगर आप अपने 9 मंथ को देख रहे हैं
तो आपके पास मर्चेंडाइज का ट्रेड डेफिसिट अच्छा खासा बना रहा, हमने इसको पहले भी देखा। आप गुड्स की जब बात कर रहे हैं तो आप गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। आप इंपोर्ट जब ज्यादा करेंगे तो सर कहीं ना कहीं आपको बनेगी दिक्कत, ये डेफिसिट बन रहा है। अच्छा, डेफिसिट भी अच्छा खासा बना हुआ है। अगर आप बिलियन डॉलर की बात करेंगे तो 9 महीने की अगर हम बस बात करें तो 2023 में और 2024 में क्या फर्क है देख सकते हैं आप। 317 से लेकर 506 पहुंच गया है और 322 से लेकर 533 पहुंच चुका है। अगर आप डेफिसिट की बात करें तो आप -190 से सीधे पहुंच चुके हैं 211 बिलियन डॉलर के डेफिसिट में। ये मर्चेंडाइज की बात है। अगर मैं नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, दे परफॉर्म्ड वेल इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बहुत जाना जाता है, तो अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं यहां पर। दैट मींस नॉट ओनली आवर रिफाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, नॉट ओनली आवर जेम्स एंड ज्वेलरी, बट अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो शोइंग कीन इंटरेस्ट टू गो आउटसाइड। द पीपल आउटसाइड दे आर ट्राइंग टू परचेज, वो बाहर के लोग खरीदना चाह रहे हैं। ये यहां पर दिख रहा है हमें नंबरों में। तो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। पर एक और बात अगर हम आपको बताएं तो सर्विसेज आपको बैलेंस की है हमेशा सर। सर्विसेज का आप एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सरप्लस ही रहा है। फर्स्ट 9 मंथ्स को भी अगर आप देखें तो अगर मैं अप्रैल 2023 का दिसंबर 2023 को मैच करूं अप्रैल दिसंबर 2024 से, तो एक बहुत अच्छा उछाल यहां पर आपको दिखता है, आप ये देख सकते हैं। तो सर्विस इंपोर्ट्स भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और सर्विस ट्रेड सरप्लस भी है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं वी आर हैविंग मच मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हमारा दिख रहा है, और सर्विसेज इंपोर्ट्स हो रही हो, पर सरप्लस में हम आज भी बने हुए हैं, 120 से 131 पे आ चुके हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट्स आज भी मर्चेंडाइज का ट्रबल्ड में है। उसके बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारे पास बहुत चीजों का वॉर के कारण इंपैक्ट पड़ रहा हो, इन्फ्लेशन के कारण फर्क पड़ रहा हो, पर ये हमारे सर्विसेज ने हमेशा हमें बैलेंस किया है। तो एक चीज दिखाई जा रही है कि मॉडरेट ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2024। आखिर मॉडरेट ग्रोथ क्यों हुआ? अगर आप इस इमेज को देखें तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर रहे थे, 317 से 322 ही आप आए हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका यहां पे जवाब दिया गया है बिकॉज बिकॉज ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, हमारा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का कम हुआ वैल्यू, और ड्रिवन बाय अ फॉल इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जैसे ही कम हुए, हमारा रिफाइंड प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा था उसका वैल्यू कम हुआ। सर्ज इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स रिफ्लेक्टिंग रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो जो गोल्ड आई, बाकी चीजें आई हैं, उससे इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स को, उसके वैल्यू में कमी आई है। ये हमें दिख रहा है, इसलिए मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट में हमें आज भी डेफिसिट दिखता है। खैर, अगर आपको और इन चीजों पे और अच्छा करना है तो आपको अपना बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे से कर रही है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक हब कर रहे हैं हम लोग, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि एक इंप्रूवमेंट रहे, सप्लाई चेन एफिशिएंसी बनी रहे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेपरलेस ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट की भी अब हम बात कर रहे हैं। लॉन्च ऑफ ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म एंड लॉन्च ऑफ डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप। मतलब हम टेक्नोलॉजी लेवरेज लेना चाह रहे हैं और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करना चाह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है हम लोग को। और भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर बात करें तो हम बहुत पीछे हुआ करते थे। आज हमने इतने रिफॉर्म्स लाए हैं कि वी आर पुट इनटू सम ऑफ दोस एलीट ग्रुप जहां पर हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एंड द पीपल दे वांट टू कम टू अस। इंडिया कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट सब्सटैंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यही तो है, आपका बिजनेस अच्छा हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। कैसे प्रूव करूं इस बात को? तो ये देखिएगा सर, ग्रॉस एफडीआई आपके पास कितना आया है इससे पता चल जाएगा। 2020 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लोज अगर मैं देखूं कितना बिलियन डॉलर आया, तो मान लीजिए 71, 72, 73 के आसपास बिलियन डॉलर आया। 21-22 में यही बढ़कर 85 बिलियन डॉलर तक हो जाता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीजों कंपेयर कर लूं कि अप्रैल नवंबर 2023 और अप्रैल नवंबर 2024 को कंपेयर कर लूं, क्योंकि अभी भी हम अप्रैल तो आया नहीं है, अभी तो आपका जनवरी खत्म हो रहा है, फरवरी आने वाला है। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूं तो 47 बिलियन डॉलर से ऑलरेडी आज आप 56 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुके हैं। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि आप इसी नंबर को, हो सकता है 73, 74 बिलियन डॉलर दिखाएंगे। मतलब एफडीआई हमारे पास कम नहीं है। और एफडीआई के साथ साथ दूसरा नाम आप देखिए, रिपैट्रिएशन। दैट मींस यू आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, एंड द पीपल आर सेंडिंग बैक देयर मनी। वो रिपैट्रिएट भी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा खासा दिखा रहा है। रिपैट्रिएशन अ साइन ऑफ प्रॉफिटेबल एग्जिट्स। पीपल आर एग्जिटिंग आउट ऑफ देयर बिजनेस ऑल्सो वेरी स्मूथली, प्रॉफिट लेकर, और साथ ही में अपना डिविडेंड और प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। तो एफडीआई जो लेकर आए
उससे बिजनेस बनाया और पैसा लेकर चले गए। रिपैट्रिएशन भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। तो रिपैट्रिएशन इज ऑल्सो अ साइन दैट योर इकोनॉमी इज गिविंग लॉट ऑफ रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। तो एफडीआई कितना चल रहा है इस समय इकोनॉमी में? 70 के आसपास चल रहा है, 70 से 75 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। पूरे आंकड़े जब आएंगे अगले साल तब आपको पता चलेगा। अच्छा, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया? तो हम आपको बता दें सर, सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, 14% लेकर बैठा रहा। ट्रेडिंग में आपके पास आए हैं, बहुत अच्छा खासा एफडीआई आया है। आपके पास 7% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आया है, नॉन कन्वेंशनल दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी। आपके पास 4.4% आया है कंस्ट्रक्शन में। सीमेंट और जिप्सम में आपके पास 6% आया है। सबसे ज्यादा कहां है? सर्विसेज सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब में सबसे ज्यादा है आपके 19%, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो 3 नाम जो आपको याद रखने हैं कि सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इन तीनों में आपके पास सबसे ज्यादा एफडीआई आए हैं। ओके, हैविंग सेड दिस, अगला देखते हैं कि क्या हमारा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है। कैसे बहुत पैसा है? आप देख लीजिए, मेरा फॉरेक्स बड़ा मजबूत हो रखा है। अगर आप मार्च 2023 की बात करें तो 578 बिलियन डॉलर पे खड़े थे। आज थोड़ा बहुत अगर आप देखें, सितंबर 2024 में आप 706 पे चले गए थे, 706 पे चले गए। दिसंबर 24 में आप कम हो गए। उसका रीजन है, आपको अपने मार्केट में डॉलर बेचना खरीदना पड़ता भी है, क्योंकि आपको अपने रुपए का पैसा पूरा मजबूत रखना होगा। फिलहाल रुपए एकदम फ्री फ्लोट करके गिर रहा है, रुपए बहुत ज्यादा गिर चुका है डॉलर के कंपैरिजन में, इसीलिए उसको संभालने के लिए पैसा निकाला होगा फॉरेक्स से। यही हमें आंकड़ा यहां पर दिख रहा है कि 706 से आप 640 पहुंच चुके हैं। बट एज सुन एज योर इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, इवन स्ट्रॉन्गर, ये चीज आप आगे लेकर जाएंगे। पर आपने 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है, ये एक बड़ी बात है सर, ये एक बड़ी बात है। और आपको बता दें, फॉरेक्स रिजर्व्स वर एट अ हाई ऑफ 7606 बिलियन डॉलर सितंबर में, 640 के आसपास दिसंबर में है। और आपके पूरे एक्सटर्नल डेट का, पूरे एक्सटर्नल डेट मतलब जितना आपका बाहरी उधार है, उसका ये 89.9% तक कवर कर सकते हैं। मतलब मेरे पास फॉरेक्स ज्यादा है, बाहर का उधार कम है, बहुत पैसा है अपन के पास। तो कितना नंबर याद रखना है आपको? हमने हाईएस्ट ब्रीच किया 706, आज हम 640 के आसपास हैं। हालांकि मार्च आते आते ये नंबर आपको दिखेगा कहीं ना कहीं 652 या 670 के पास आपको दिख सकता है। ठीक है, हैविंग सेड दिस, तो अब सबसे बड़ी लड़ाई है वो है महंगाई की मार। क्या इस इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बोला है महंगाई के ऊपर? अरे देखते हैं, आइए। क्या ही बोलेगा, मतलब आप ही समझ सकते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पर हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या बोला है इसने। देखते हैं। पहला, सीपीआई की अगर आप बात करें, मतलब जो हमारा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 2022 से लेकर अगर आप देख रहे हैं तो परसिस्टेंट बना रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड जरूर, पर बीच बीच में स्पाइक दिया है। अगर आप कोर इन्फ्लेशन की बात करें, अच्छा कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन भी समझ लीजिएगा, पर पहले सीपीआई और डब्ल्यूपीआई देख लीजिए। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर आप देखें तो फिर भी गिरता हुआ मुझे दिखा है, यहां जाकर थोड़ा बढ़ा पर जाकर गिरा भी है। पर सीपीआई नहीं गिर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं गिर रहा है। हो सकता है होलसेल मार्केट में प्राइस कम हो रहा हो, पर वो कंज्यूमर तक रियलाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंज्यूमर के लिए आज भी बना हुआ है और अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है। ये सीपीआई की आप बात कर रहे हैं अगर, तो प्लीज सी, हमारा कम से कम जो परसेंट सीपीआई का चल रहा है वो 6.1 6.2 के आसपास चल रहा है। और अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट योर दिस डब्ल्यूपीआई, तो ये कम होकर आपका हो सकता है कि 2-3% तक आ चुका हो। और कोर और हेडलाइन की जब हम बात करते हैं तो दो चीज दिमाग में बैठाइएगा। हमारे पास इन्फ्लेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, हेडलाइन। जब आप कोर की बात करते हैं तो उसमें आप कोर चीजों को बस लेते हैं, उसमें आप क्या नहीं ले रहे हैं, वो है फूड और बेवरेज और फ्यूल एंड लाइट। आप इसको नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत वोलेटाइल माना जाता है। आप क्या लेते हैं? इन चारों को लेते हैं, ये कोर हो गया। ये पूरा अगर मैं ले लेता हूं इन छहों को, तो मैं इसको बोलता हूं फिर कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। तो मैं कोर की बस बात कर रहा हूं। कोर की अगर बात करें तो कोर लगातार आपको कम होता हुआ तो दिख रहा है, पर फिर भी बहुत परसिस्टेंट है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है और इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। सरकार कोशिश तो कर रही है पर ये कम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रही बात कुछ चीजों की, अब जो समझिएगा कि जो बहुत उस तबके के लोग हैं जिनको कुछ खरीद के खाना है, वो कैसे कर रहे होंगे काम इस समय। तो मेरे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आप देखें, जिसमें कि मैं सबको काउंट कर रहा हूं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन देखिए सर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। और अगर आप उसमें से टॉप निकाल दें, मतलब अपने टोमेटो, अनियन और पोटैटो हटा दें, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका हो सकता है नॉर्मल थोड़ा दिखे। अगर मैं उसमें से, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से
वेजिटेबल और पल्सेस को हटा दूं तो मुझे बिल्कुल कम करता हुआ दिख रहा है। मतलब वेजिटेबल और पल्सेस अच्छा खासा इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी कि भाई यहां से मैं यहां आ गया, मैंने क्या हटाया, वेजिटेबल पल्सेस हटाया, मैं यहां से सीधे यहां आ गया। मतलब आपका वेजिटेबल पल्सेस बहुत महंगे चल रहे हैं इस समय। अच्छा, मैं अगर इसी को देखूं तो मैं अपने कंज्यूमर अगर मैं कंज्यूमर के मामले में देख रहा हूं इसको, तो सीएफपीआई अगर मैं देखूं तो फूड इंडेक्स अगर मैं देखूं यहां पे तो अच्छा खासा बना हुआ है। अगर टॉप हटा दूं मैं इसमें से तो कम हुआ, अगर वेजिटेबल पल्सेस हटा दूं तो और कम होता हुआ दिखता है। मतलब एक बात तय हो गई है कि कंज्यूमर के पास वेजिटेबल पल्सेस बहुत महंगे जा रहे हैं, टोमेटो अनियन पोटैटो बहुत महंगे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लेशन चल रहा है अच्छा खासा। अब सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी, सरकार नहीं बोला कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं जिससे वेजिटेबल इन्फ्लेशन बने। सर बहुत सारे हुए हैं। अगर आप इस मैप को देख रहे हैं सर, तो लगातार आप देखिए कि कितने नंबर ऑफ डेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बने हुए हैं। ये पूरा एरिया दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आपके बने हुए लग रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितना आपका इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये दिखने के साथ ही आप समझ पा रहे हैं कि जहां वेदर इवेंट्स खराब होते हैं प्राइस भागने लगता है ऊपर। अगर इसी को मैं टाइम 1 में देखता हूं तो टी में देखता हूं तो इतना दिखता है। मैं अगर 3 दिन का एवरेज ले लूं तो ये चीज आपको थोड़ा स्मूथ होती हुई दिख जाएगी। पर एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण भी हमारे पास वेजिटेबल इन्फ्लेशन बनता है। तो सरकार वही बात है कि चुपचाप नहीं बैठी रही। सरकार ने भी क्या किया, स्टॉक लिमिट लगा दिया वीट पे, ओपन मार्केट सेल करने लगी सरकार, वीट राइस बेचेंगे। सेल अंडर भारत ब्रांड के नाम पर हमने आटा राइस बेचना चालू कर दिया। पल्सेस की अगर आप बात करें, भारत ब्रांड के अंदर में चना मूंग उड़द बेचा गया है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हमने किया, देसी चना का, तुर का, उड़द का, मसूर का, येलो दाल का। हमने इंपोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट कर दिया कि तुर और देसी चना कोई भी स्टॉक में नहीं रखेगा, लिमिट लगा दिया। वेजिटेबल की बात करें, सब्सिडाइज सेल ऑफ अनियन एंड टोमेटो भी हमने किया, बफर स्टॉक ऑफ अनियन भी हमने बनाया। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम इस इन्फ्लेशन से लड़ सके। हालांकि इन्फ्लेशन आज भी फूड में बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, अगर थोड़ा सा और आगे हम बढ़े और हम मीडियम टर्म आउटलुक देखें अपना डीरेगुलेशन का, तो सर ग्रोथ इकोनॉमी में कैसे आए? इसका एक सीधा सा जवाब देता है इकोनॉमिक सर्वे कि डीरेगुलेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अनलीशिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। आप जितना डीरेगुलेट करोगे, इकोनॉमिक फ्रीडम दोगे इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, दे आर गोइंग टू ग्रो ग्रो एंड ग्रो। तो डीरेगुलेशन रेजेस इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी and bestows more economic freedom to individuals and enterprises. That's very correct. आप अगर डीरेगुलेट करते हो, this calls for a focus on domestic drivers of growth. जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। आज हमारा ग्लोबल ट्रेड जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन से परेशान है, पर मैं अगर डीरेगुलेशन करता हूं तो लोग अपने अपना नीश कार्व आउट करके अपना अपना ग्रोथ देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सरकार ने लिखा कि हो सकता है कल के आने वाले बजट में वो बहुत चीजों को डीरेगुलेट करे, सेल्फ असेसमेंट में चली जाए। ये कर सकती है, अगर कर दे तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स होगा इसका। साथ ही में आपको सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन करना होगा, तो परस्यूड इन फेज 1 एंड टू बी परस्यूड इन फेज 2। पहले हमने क्या किया, कंप्लायंस बर्डन लोगों पे कम कर दिया, हमने एलिमिनेट कर दिया रिडंडेंसीज को, क्लैरिफाई कर दिया प्रोसेसेस को, डिजिटाइज कर दिया सिस्टम को, इंसेंटिव प्रोवाइड किया कि अगर आप अच्छा करते हो तो मैं आपको इंसेंटिव भी दूंगा। अब अगला हमें क्या करना है, आपको लिबरलाइज करना स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल को भी। अडॉप्ट मिनिमम नेसेसरी मैक्सिमम फिजिबल नॉर्म्स, दैट इज ऑल। सेट लीगल सेफगार्ड फॉर इन्फोर्समेंट, आपको लीगल सेफगार्ड लगा दे जाइए इन्फोर्समेंट के लिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको मनाना पड़ेगा। रिड्यूस टैरिफ और फी, लेट्स नॉट पुट लॉट ऑफ टैरिफ एंड फी, एंड यूज रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। टेलर लीगल नॉर्म्स टू रिस्क प्रोफाइल इन्वॉल्व थर्ड पार्टीज। आपको कुछ लीगल नॉर्म्स अगर बनाने होंगे तो रिस्क बेस्ड रेगुलेशन बनाइए उन लोगों के लिए जो आपको लग रहा है कि ये प्रोफाइल इनकी रिस्की है, उनके लिए आप बनाइए। अदरवाइज लेट द सेक्टर ओपन अप, लेट द पीपल गो, लेट देम टेक इन्वेस्टमेंट्स एंड लेट देम ग्रो, बिकॉज व्हेन दे ग्रो यू ग्रो। हैविंग सेड दिस, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अरे भाई साहब, भर भर के वंदे भारत की ट्रेनें बन रही हैं। फाइनेंशियल 25 अप टू अक्टूबर 68 ट्रेनें बन चुकी थी वंदे भारत की ट्रेन। 2024 में जो 51 थी वो 68 ट्रेनें बन के तैयार हैं। कोचेस कितने बन रहे हैं सर? 900 कोचेस बन रहे हैं, जो कि 672 से 900 का जंप है। बिग बूस्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस लास्ट मेनी इयर्स। इस साल देखना बाकी है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट मिलता है। हैविंग सेड दिस, आप एविएशन अगर देखोगे तो ऑपरेशनलाइज्ड एयरपोर्ट एंड रूट्स अगर आप देखोगे, हमारा जो एक उड़ान की स्कीम थी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसके तहत अगर आप देखेंगे तो उड़ान एयरपोर्ट्स अगर आप देखें तो मार्च 24 से अगर दिसंबर 24 भी मैं देख रहा हूं तो महज 7 महीने में, 8 महीने में आपके पास 84 से 88 एयरपोर्ट्स आ गए हैं।
उड़ान रूट अगर आप देख रहे हैं तो 545 से 619 कर दिया गया है। वी आर हैविंग लॉट ऑफ उड़ान, लॉट ऑफ प्लेन्स। नॉट ओनली दिस, आवर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इन मेजर पोर्ट्स। आपके पोर्ट्स का जो टर्न अराउंड टाइम है कि कोई चीज आए, अपने आप को डीलोड करे और वापस जाए, या आए लोड करे वापस जाए, इस टाइम को आपने बहुत घटा दिया है। 48.1 से आप आ चुके हो 30.4, और इसके नीचे भी जाने की बात की जा रही है। ये सब कैसे संभव हुआ? यू आर इंक्रीजिंग द पोर्ट कैपेसिटी, यू आर डिजिटलाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, रेगुलेशन कम, ब्यूरोक्रेटिक का जो रेटेपिज्म था वो कम, और देखिए अपने आप टर्न अराउंड टाइम कम होने लगा। शोज गुड फिगर। हैविंग सेड दिस, पावर सेक्टर में देखते क्या ग्रोथ दिख रहा है। हाँ सर, पावर कैपेसिटी एडिशन ठीक ठाक हुआ है। 9,943 से अगर मैं देख रहा हूं तो आज मैं 15,008 पे पहुंच चुका हूं। पावर कैपेसिटी एडिशन ठीक ठाक हुआ है। नॉट ओनली दिस, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी भी देखें तो आज हर कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी भी लेकर आ रही है, सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म टू रिन्यूएबल ऑल्सो फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल। ये भी बढ़ा रहे हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग रिलायंस ऑन रिन्यूएबल्स। अगर आपको 2021 के फाइनेंशियल ईयर में मैं लेके चलूं तो कोल को तो कम किया ही जा रहा था, स्वाभाविक सी बात है, और रिन्यूएबल आपका बढ़ रहा था। आज अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पहुंच चुके हैं बहुत अच्छी जगह, वेर यू आर 47.1% एंड 52.9% इज फ्रॉम फॉसिल। आज आप 47.1 पे पहुंच चुके हैं। यू आर पुटिंग मोर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल्स। जो आप 38 पे थे वो आप 47 पे पहुंच चुके हो। अ ग्रेट थिंग टू कम बाय। नॉट ओनली दिस विल शो यू लॉट ऑफ थिंग्स हियर। और देखिएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी, हमारा एक प्रोग्राम है भारत नेट प्रोग्राम। क्यों, क्या करना था, हम 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस जोड़ना चाहते हैं सारे अपने पंचायत्स को। तो क्या हुआ यहां पर, अगर आप देखें तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अगर आप देखें तो देखिए दिसंबर 23 से 24 में कितना बढ़ गया। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल देखें तो 677 से 693, ठीक है, एक बहुत मॉडरेट तरीके से बढ़ा। टावर्स इंस्टॉल्ड 7.9 से 8.2 लाख हो गया है। तो वी आर पुटिंग मोर आवर इन्वेस्टमेंट्स इनटू डिजिटल कनेक्टिविटी, दैट इज बीइंग शोन हियर। डिजिटल कनेक्टिविटी हम बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने टावर्स इंस्टॉल बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर के केबल और ले डाउन कर रहे हैं, प्लस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भी हम बढ़ा रहे हैं। दैट इज बीइंग शोन। तो भारत नेट प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के लिए हमारे सारे पंचायत कनेक्ट हो जाए अच्छे तरीके से। ओके, दिस शोज यू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या जल जीवन मिशन अच्छा कर रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा कर रहा है। यू आर हैविंग सेफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। और अगर आप देखें अगस्त 19 से सीधे नवंबर 24, तो सर जंप देखिएगा, 3 करोड़ से 15 करोड़, 5 गुने का जंप यहां दिखता है। फुल कवरेज जहां पे हो चुका है जल जीवन मिशन का, वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। 8 राज्यों में पूरा हो चुका है जल जीवन मिशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। और number of villages achieving ODF plus, open defecation free. See, the work on sanitation has been so much. ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का मतलब क्या है कि आप ओडीएफ तो हो ही हो, और आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। अगर आप यहां से यहां कंपेयर कर रहे हो, मार्च 2024 में इन राज्यों को आप देखिए, और 2024 के ही नवंबर में देखिए, आपको दिखेगा कि कितना चेंज दिख रहा है। ओडीएफ प्लस का स्टेटस जो ग्रीन आप देख रहे हैं, 75% से ज्यादा गांव को मिल चुका है। इसके हिसाब से हर ग्रीन पे जहां आप देख रहे हैं, और 50 to 75% भी एक बहुत अच्छा मिल चुका है। यहां पर आप ज्यादातर क्या पा रहे हैं, लेस देन 25%, 25 to 50%, जिसको महज अगर आप देखें तो 6-7 महीने में ही, 8 महीने में ही काफी बढ़ा दिया गया है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस भी मिल रहा है। दैट मीन्स सैनिटेशन थिंग इज गोइंग ऑन वेरी पावरफुली। और यहां पर जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में आप कैसा कर रहे हैं। सिटीज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। अगर आप देखें तो हमारे पास 2019-20 में 99 सिटी थी, 2024-25 में 100 सिटी हो गई हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स कंस्ट्रक्टेड अगर आप देखें तो 2019-20 में 104 था, 109 हो गया है। हमारे पास कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड 117 से 126 हो गया है। हमारे पास आप डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन देखें, 96 से 98 हो गया है, परसेंटेज ऑफ टोटल वार्ड्स के हिसाब से अगर आप देख रहे हो। वेस्ट प्रोसेसिंग आप बात कर रहे हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग अगर आप आपके परसेंटेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड का, तो 65 से हम लोग वेस्ट प्रोसेसिंग 80 पे जा रहे हैं, 80 पे जा रहे हैं। मतलब एक अच्छा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये काम होता हुआ दिखा रहा है। ओके, क्या हम बाकी इनिशिएटिव्स भी देखें अर्बन में? प्रधानमंत्री आवास योजना ने 1.18 करोड़ हाउसेज अभी तक दिए हैं।
अर्बन ट्रांसपोर्ट में मेट्रो रेल सिस्टम 1010 किलोमीटर करेंटली ऑपरेशनल है। 23 सिटी में 980 किलोमीटर अभी भी बनने की बात है। टॉकिंग अबाउट अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका जो चल रहा है। वाटर कवरेज इंक्रीज टू 70% एंड सीवरेज कवरेज रिजन टू 62%। मतलब एक बहुत अच्छा अर्बन में आपका दिखा रहा है कि वाटर कवरेज भी और सीवरेज कवरेज भी हो रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन 93% प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड एज ऑफ 13 जनवरी 2025। ऑल ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स, बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है कि 93% प्रोजेक्ट्स आपके स्मार्ट सिटीज मिशन के हो गए हैं। खैर, हम इस पे एडिटोरियल या और बाकी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, पर ठीक है, हम इकोनॉमिक सर्वे को लें। 93 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड एज ऑफ 13 जनवरी 2025। ठीक है। हैविंग सेड दिस, इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। अगर आप ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं इस समय अपने इंडियन इकोनॉमी का, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स को अगर आप देखें तो अच्छा खासा एक हमारा एक्सपेक्टेशन बिजनेस का भी बना हुआ यहां दिख रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप देख रहे हो तो एक साइक्लिक अप्रोच चलता है। उस साइक्लिक अप्रोच में हो सकता है थोड़ा बहुत इधर आपको डाउनटर्न दिख रहा हो, बट आने वाले बजट में शायद इसी को ऊपर ले जाने की बात की जाएगी कि कैसे मैं ट्रेजेक्टरी को ऊपर ले जाऊं। हालांकि 2019 में कोशिश की गई थी जब कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया था, पर ऐसा हो नहीं पाया। अब देखते हैं सरकार इसको कैसे लेकर आती है और कॉर्पोरेट कितना पैसा डालना चाहते हैं, बट बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आपका इस रेंज में ही चल रहा है अभी भी। हैविंग सेड दिस, ग्रोथ इन सीमेंट और स्टील को अगर आप देखें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट और स्टील पे बना हुआ है। सीमेंट प्रोडक्शन की आप बात करिए सर, तो सीमेंट प्रोडक्शन ठीक है 21 में थोड़ा कम हुआ, 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा, और अभी आपका जो करंट में चल रहा है वो इतना चल रहा है। आने वाले समय में शायद 3-4 महीने में और आगे अक्टूबर तक का ना, ये आपका वापस से यहां तक पहुंच जाएगा। सो फ्रॉम अक्टूबर का थे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका 5 महीने में यहां तक पहुंचता हुआ दिख जाएगा। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील का आप बात कर रहे हैं सर, यू आर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ टन्स। अगर आप प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो सर प्रोडक्शन आपका देखिए यहां फिर कम हुआ, यहां पे लगातार प्रोडक्शन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंजम्पशन भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है साथ ही साथ। ठीक है, अभी मेरा यहां पर आपका अक्टूबर तक का है, ये नवंबर तक का है, ये आने वाले समय में आपका यहां तक दिखाएगा जरूर। तो वी हैव ग्रेट ऑप्टिमिज्म फॉर सीमेंट एंड स्टील ऑल्सो। और हमारा खुद का अंदर ही का कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूरोप यूनियन तो अपना सी बैम लगा दिया है, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करेगा, हम अपना ही कंजम्पशन अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की देखते हैं, ग्रोथ इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का आप बात करेंगे अगर तो ठीक है, इंपोर्ट तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ठीक है, पर एक्सपोर्ट अगर आप देखें थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है, थोड़ा सा आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंक्रीज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट अगर आप देखें तो वी हैव पुटिंग इन लॉट ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स तो आपका आ रहा है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मतलब चूंकि हम हार्डवेयर बेस्ड इकोनॉमी नहीं है तो हम इंपोर्ट बहुत करते हैं और चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। हाँ, पर इसका फायदा ये देखिए कि हम प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी ऐसा नहीं कम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। वो बात और है कि ठीक है हमारा इंपोर्ट का पेस ज्यादा है, बट आवर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट शोज मैन्युफैक्चरिंग और अच्छा करेंगे तो एक्सपोर्ट और अच्छा करके बाहर बेच पाएंगे। बट मोमेंटम इज गुड, मोमेंटम कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जी आइए कि आप कितना पेटेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ा देर, है ना। पेटेंट कितना करते हैं तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो पेटेंट फाइल्ड और ग्रांटेड के बीच में बहुत सारे पहले पेटेंट फाइल किए जाते थे, ग्रांट ही नहीं होता था। 2023-24 में देखिए एक ही झटके में सब ग्रांट कर दिया। कितना ग्रांट किया देखिए, सबसे ज्यादा इधर ही ग्रांट किया, यहाँ फाइल्ड कम है, ग्रांटेड ज्यादा है। अच्छा, अगर आप ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क देखिए फाइल होते थे, थोड़े थोड़े मिलते थे, उसका नंबर अभी भी लगभग उतने के आसपास ही चला, बट पेटेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं। डिजाइन रजिस्टर्ड बहुत सारे दिए गए हैं, डिजाइन फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड। अगर आप कॉपीराइट्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे कॉपीराइट्स फाइल किए गए, रजिस्टर्ड किए गए। तो हमारा पेटेंट लॉ, हमारे पास जो भी हमारे आईपीआर रेजिम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रेजिम है, वो और स्ट्रांग होता जा रहा है और हमें मदद कर रहे हैं चीजों में। सर्विसेज न्यू चैलेंज फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सर्विसेज सेक्टर। हाँ, ये बात तो सही है, हमारा सर्विसेज सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जीवीए में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडिया इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, अगर आप देखें तो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आज 4.3 पे पहुंच चुका है। दैट शोज 4.3% इंक्रीज इन योर ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, बहुत अच्छे से पहुंच रहा है हमारा। एंड वी ऑल्सो हैव ग्रेट वैल्यू एडिशन इन आवर जीडीपी बिकॉज ऑफ सर्विसेज सेक्टर, तो वी आर डूइंग मच मच गुड फॉर आवर सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड फॉर सर्विसेज की आप बात करें तो सर्विसेज का एक सबसे बड़ा इस समय दिक्कत चल रहा है ऑफशोर वर्क का। डायरेक्ट सुपरविजन नहीं हो पाता है, लैंग्वेज बैरियर है, इंफॉर्मेशन गैप है, तो ऑफशोर वर्क जिसे को दे दिया जाता है वो कैसे करे वहां पे। सर्विसिफिकेशन,
increasing demand for embedded service like adoption of digital technologies and AI in cashing the strength of global trade in services. पॉलिसी सपोर्ट भी देने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज हैं पर चैलेंजेस भी बने हुए हैं, बट यू आर पुटिंग इन एआई, यू आर पुटिंग इन मॉडल सो दैट हमारा आगे का भी सर्विसेज ऑफशोर भी अच्छा बढ़े और ग्लोबली अच्छा बढ़े। अच्छा, एग्रीकल्चर का बात करते हैं, फूड मैनेजमेंट सेक्टर का। तो डिक्लाइन इन शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बहुत अच्छी बात है, आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कम हो रहा है, फार्मर्स कम आपका क्रेडिट ले रहे हैं उन लोगों से जो कि प्राइवेट लोग दिया करते थे। फॉर्मल बढ़ रहा होगा, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अगर आप देखें क्रेडिट फ्लो तो 3.47 लाख करोड़ से आज हो गया 14.4 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपका स्मॉल एंड मार्जिनल एसएमईज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं एसएमएफ्स, उनको जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, एंड दैट मींस बैंक्स आर गिविंग देम मोर क्रेडिट नाउ एंड नॉट द प्राइवेट पीपल। तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अब यहां आ गया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपका बहुत तेजी से कम हो रहा है। सो आवर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज नाउ 75%। एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन अच्छा खासा बढ़ रहा है सर। अगर आप 1000 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो लगभग 7000 हेक्टेयर की आप बात करें 15 से 23 में इतना बढ़ाया गया है। सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर्स भी आपका हो रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना आप ऑलरेडी चालू कर चुके थे फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉइल हेल्थ कार्ड आप कर चुके हो। पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपका जल कृषि सिंचाई योजना है। नेशनल बैम्बू मिशन है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ मेजर्स सो दैट सस्टेनेबल फार्मिंग हम कर सकें। सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। एंड अडेप्टेशन, अगर आप देखें क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट की अगर बात करें, इकोनॉमिक सर्वे बोला अडेप्टेशन मैटर्स। कैसे सर? चैलेंजेस तो हैं हमारे पास। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको डेवलप्ड कंट्री बनना बाय 2047 तक, और आपको 2070 तक नेट जीरो भी बनना है, तो एक चैलेंज दिख रहा है। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इज हाईली इनएडिक्वेट। लोग आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। फॉलो लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ व्हाइल इंश्योरिंग जॉब क्रिएशन। अगर आप अपना कार्बन एमिशन कम कर दोगे तो जॉब पे इंपैक्ट पड़ सकता है। प्रायोरिटीज हमारी क्या है कि आपको अडेप्टेशन ज्यादा सामने लाना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो होगा। आपको एमिशन आप अपना कम कर सकते हो। यू कैन टेक इन लॉट ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस योर एमिशंस। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दीजिए ताकि आप मॉडरेशन कर सकें। मिशन लाइफ पर ध्यान दीजिए कि कैसे आप एक बढ़िया सस्टेनेबल अडेप्टेबल लाइफ को अपना सके, एक मॉडरेट लाइफ लगा सकें ताकि काम हो सके। लाइफ का बात करेंगे, लाइफ मिशन भी एक है। मिटिगेशन बायस, अगर आप देखें इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स, तो एक बात तो तय हो गई कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स फाइनेंस नहीं दे रहे, ये बात तय हो चुकी। मतलब मिटिगेशन पे इतना दे रहे हैं, अडेप्टेशन पे इतना दे रहे हैं। बायलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस आपका मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे इतना दे रहे हैं। तो हमारे पास एक मिटिगेशन बायस दिखता है। लोग मिटिगेशन में ज्यादा पैसा देना चाह रहे हैं, बट अडेप्टेशन पे अब देना होगा बिकॉज वी आर श्योर द टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज, क्लाइमेट चेंज इज देयर, हमें अपने आप को सुधारना पड़ सकता है। इंडिया इज रैंक 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। तो हमें अडेप्टेशन करना पड़ेगा बहुत तेजी से सर। हैविंग सेड दिस, अगर आप इस समय भी देखें तो आपका कोल का सेक्टर सर आज भी 46% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एनर्जी में। न्यूक्लियर आज भी 2% के आसपास ही है। हाइड्रो 10.3 है। विंड 10.5 है। सोलर 20.6 है। और आपका अगर आप देखें, वी हैव विंड 10.5, सोलर 20.5, डीजल 0.1, लिग्नाइट 1.4। तो फॉसिल फ्यूल अगर आप पूरा मिला देंगे सर तो आज भी आप 50% के ऊपर है। तो आपका लगभग 40-45% यही चल रहा है अभी। तो अपने को रिन्यूएबल एनर्जी अभी बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गो अहेड विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो कैसे करें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट? लाइफ याद है आपको? लाइफ हुआ ये था कि सर COP 21 की हम बात करते हैं, 26th COP ग्लासगो में हुआ था। वहां हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम दिया था लाइफ का, मिशन ऑफ लाइफ या मिशन लाइफ। इसका मतलब है माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन। जो चीज है उसको माइंडफुली यूटिलाइज करो आप लोग। तो उसका यहाँ पे आइडिया दिया गया, पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। लाइफस्टाइल चेंज बाय 13% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर लें, दे कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 20%। एंड फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 kgs ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन। अपना खाना मत वेस्ट करिए, कारपूल करिए, रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ न्यूज़पेपर। सो ट्राई टू रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, द 3 Rs यू हैव टू यूज इट। इकोनॉमिक सर्वे इन सब के ऊपर बताता हुआ। इंक्रीज इन सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें, यूनियन और स्टेट को अगर हम मिला दें तो सर टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, वी हैव टोटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए मेरे पास 42 लाख करोड़ का है, तो उसमें सोशल सर्विसेज को आपने 10 करोड़ दिया था 17 में। अगर आज आप यहां पर हैं, आप 98 लाख करोड़ का पूरा खर्चा कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, एंड आउट ऑफ दैट अगर आप देखें तो मेरे पास सोशल सर्विसेज पे 25 लाख करोड़ का खर्चा है, मतलब ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट।
पर अगर आप परसेंटेज निकाल लें तो यहाँ पता चल जाएगा। 24.4 यहाँ थे आप, 23.3 यहाँ पर है, थोड़ा कम हुआ था। वापस अगर आप देखें 26.2 हो चुका है। मतलब लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखें 22, 23, 24 में, तो 25-26% आप खर्चा कर रहे हैं सोशल सर्विसेज पर। तो कई बार ये आरोप लगता है कि नहीं अभी आप सोशल सर्विसेज को कम कर दिए, पर ऐसा नहीं है। आप सोशल सर्विसेज पे भी अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रहे हैं। सो सोशल सर्विसेज पे 26.2% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है और ये रेंज मेंटेन रही है 24.4 से लेकर लगभग 23.3, 26.2। अच्छा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर एजुकेशन। तो इंप्रूविंग बेसिक फैसिलिटीज आप जैसे अच्छा करें, गर्ल्स टॉयलेट अच्छा कर दीजिए, बॉयज टॉयलेट, हैंड वॉश फैसिलिटी, तो आप बेसिक फैसिलिटीज को अच्छा कर रहे हो। लाइब्रेरी, रीडिंग रूम आप बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पे कर रहे हो, मेडिकल चेकअप्स कर रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स दे आर प्रूविंग दैट योर एजुकेशन इज इंप्रूविंग। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की आप बात कर रहे हैं। पीयर लर्निंग मतलब नल्ली कली, जॉयफुल लर्निंग इन कन्नड़ा आप कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम है। प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीयर लर्निंग का ये प्रोग्राम है, कैसे आप एक दूसरे को सिखाने का काम कर रहे हैं। दिस इज फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कर रहे हो, निपुण भारत, सी लर्निंग इंडिया, लाइफ स्किल कोलैबोरेटिव, एंड वी हैव गॉट लाइफ स्किल्स, टिम तारे इनिशिएटिव है, पीएम ई विद्या चैनल है। तो दिस शोज दैट हाउ यू आर मेकिंग अ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फॉर अ बेटर एजुकेशन इन द फ्यूचर। तो बहुत अच्छे आपके पास मॉडल्स भी हैं दैट यू कैन टेक अप इवन फर्दर, द स्टेट्स कैन टेक अप। हैविंग सेड दिस, रूरल इकोनॉमी को पावर देना है आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लगभग 7,70,000 किलोमीटर की रोड बन चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन को अगर आप देख रहे हैं सर, 11.8 करोड़ टॉयलेट्स एंड 2.5 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड। मिशन अमृत सरोवर, आपने 68,800 पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन की अगर आप बात कर रहे हैं, 165,000 सब सेंटर्स हैव बीन डेवलप्ड, 25,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आ गया एंड 5,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आ गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अगर आप देखें 3,300 ग्राम पंचायत बनाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन, 12 करोड़ हाउस होल्ड प्रोवाइडेड विद टैप वाटर, जल जीवन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हम आपको स्टेट्स दिखाए जहां ये 100% हो चुका है। आवास ग्रामीण योजना अगर आप देख रहे हैं तो 2.6 करोड़ हाउसेस कंप्लीटेड, बहुत अच्छी तेजी में हम लोग ये कर रहे हैं। और अगर देखें तो हेल्थ फॉर ऑल की बात की जा रही है, इंश्योरिंग हेल्थ एंड बिल्डिंग केयर। सो यू हैव आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं, 36 करोड़। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज का आप देख रहे हैं तो वी हैव अचीव 93% नेशनली। वी हैव ओवर 14,000 जन औषधि केंद्रस, 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनाइज्ड विद अ फुटफॉल ऑफ 370 करोड़ लोग। बहुत कुछ हम कर रहे हैं। वी आर इवन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सीमलेस एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर। ई संजीवनी बहुत बेहतरीन 31 करोड़ को सहयोग कर रहा है। अंडर यूएन हम लोगों ने जो वैक्सीन का लोगों को ट्रैक किया वो यहां हो रहा है। 72 करोड़ ऑफ आभा आईडीज क्रिएटेड, अ ग्रेट टेक्नोलॉजी लेवरेज दैट वी आर पुटिंग इन। लेबर मार्केट इंडिकेटर्स अगर आप देख रहे हैं इस समय, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखें तो लगभग आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 से बढ़कर 49% से बढ़कर 60% पर आ चुका है। अगर आप बात कर रहे हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो 46% से बढ़कर वर्कर पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज मोर वर्कर्स। यही तो डिविडेंड है, मोर वर्कर्स पर पॉपुलेशन 58.2 आ चुका है। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि भाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। 17-18 में भले ही 6 रहा हो, आज 3.2 के आसपास है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अर्बन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स देखें, अर्बन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका ठीक ठाक नंबर पे जा चुका है सर, 50.4 पे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम होता हुआ यहां दिखता है, 6.4 के आसपास अर्बन लेबर मार्केट का इंडिकेटर है। तो दिस इज सम लेबर मार्केट दैट इज बीइंग शोन हियर। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से हमारे पास 6.4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी दिख रहा है हमें अर्बन लेबर मार्केट में। और यहां पे अगर आप देखें, दिस इज एज पर योर दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखें तो 3.2 का एक नंबर आ रहा है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का। खैर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा खासा बना हुआ है, जिस बात का पता चल जाता है क्योंकि जॉब्स बहुत कम इस समय चल रही हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखें तो देखिए कितना लाल यहाँ पे दिख रहा है सब आपको कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का कितना कम है। ये फीमेल की आपसे बात की जा रही है और यहाँ देखिए कितना सब ग्रीन हो गया अचानक से, मतलब बहुत चेंज भी नहीं हुआ। 17-18 से 23-24 में आप देख रहे हैं यहाँ अचानक से सब ग्रीन हो गया। देखिए सब ग्रीन हो गया, क्या दिखा रहा है? हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हाई ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बहुत तेजी से जो बढ़ता हुआ भी दिखा रहा है कि कितना तेजी से आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। ये इंक्रीज आपको दिखा रहा है, दिस इज शोइंग द इंक्रीज। ओके, हैविंग सेड दिस, बूस्टिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे बूस्ट किया जाए? स्किल डेवलपमेंट करिए ना, अपने आप बूस्ट हो जाएगा। एक्सेस टू क्रेडिट दीजिए, बूस्ट हो जाएगा। विमेन ओन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट दीजिए, मार्केटिंग सपोर्ट दीजिए, सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए, अपने आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका बूस्ट होने लगेगा। ओके, ड्राइविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, हार्नेसिंग द डिजिटल इकोनॉमी फॉर जॉब, हाँ बिल्कुल ये करना ही पड़ेगा सर जॉब के लिए इस समय। बिल्डिंग अ ग्रीन वर्क फोर्स, jobs in the renewable energy sector reached an estimated 1 million in 2023 and it will have more of people coming into it. Gig workforce is projected to reach 2.3 crore by 2930, उनके लिए भी हमें तैयार रहना है। और हाइड्रो पावर एम्प्लॉयज अराउंड 4 लाख पीपल, तो हमारा ग्रीन एनर्जी में जॉब्स और आ सकते हैं और हम अपने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, उससे भी जॉब्स हमारे पास और बढ़ रही हैं। ओके, स्किलिंग फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, ऑफ कोर्स रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग रिक्वायर्ड है सर अपने को। ITIs का यूज करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यूज करना पड़ेगा, वी आर ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल। विमेन पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में देखें विमेन पार्टिसिपेशन 58% है। और बाकी जगह आप जितना देख रहे हैं, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि कैसे विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए इन ऑल आवर स्कीम्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, इंटरनेशनल मोबिलिटी, अब यहाँ पे सारी वो चीजें कि कहाँ पे आपका जॉब्स हैं, कैसे जॉब्स हैं, तो बहुत कुछ किया जा रहा है। वी आर साइनिंग मेनी पार्टनरशिप्स, G2C मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं ITI के माध्यम से, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं स्किलिंग के लिए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ फैक्ट्स हियर, पर मतलब ये है कि जॉब बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेबर इन द AI एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट क्या है ये? तो अ फ्यूचर फॉर ह्यूमन सेंट्रिक ऑटोमेशन, सर ये समझना होगा। डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ AI प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज, दोनों है, पर अगर आप मैनेज उसको ठीक से नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। अगर आप AI को सही से यूज करो तो आप स्टूवर्डशिप लेकर चल सकते हो और लेबर को बढ़ा सकते हो, जॉब्स को बढ़ा सकते हो। अगर आप केयरफुली डिप्लॉय करोगे लॉन्ग हाइराइजन को देखते हुए तो लेबर आपका जॉब्स और बढ़ सकती हैं, पर अगर आप उल्टा करोगे तो ये क्राइसिस भी बन सकता है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना पड़ेगा ताकि AI जॉब्स को बूस्ट करे, ना कि उसको खत्म करे। एंड चैलेंजेस टू स्केलिंग AI, बहुत सारे चैलेंज सर, प्रैक्टिकलिटी की बात है, अभी इतना एथिकल है ही नहीं AI, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। रिलायबिलिटी की बात है, कैन वी रिलाई ऑन AI, दैट्स अ क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एट स्केल रिक्वायर्स सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट, आर वी रेडी फॉर दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ AI? 10,000 करोड़ का हमारा AI मिशन है। रिसोर्सेज, बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल्स हमें चाहिए, आर वी रेडी फॉर इट? तो हमारे पास चैलेंजेस तो हैं टू स्केल AI, बट इसको लॉन्ग हराइजन पे अगर आप देखें तो शायद आने वाले 10-20 साल में AI बहुत अलग लेवल पे होगा एंड वी कैन ट्राई टू सपोर्ट इट। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने मोटा-मोटी यही बात कही है आपसे, आपको शायद पसंद आएगा। हर किसी के लिए इसने कुछ ना कुछ कह दिया है। बाकी और डिटेल्ड अभी हम चीजों को लेकर आएंगे कि यूपीएससी कहाँ पूछती है, कैसे पूछती है, थोड़े समय में। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें हमारा कुछ ऑफर चल रहा है, इसका आज अंतिम दिन भी है। सॉरी, ये प्रीलिम्स हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 11999 में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, इसमें 60% ऑफ आप मिल रहा है, तो CMC कोड का आप इस्तेमाल करके 60% ऑफ को ले सकते हैं। और हमारा 18 महीने का कोर्स मात्र 24,999 में आप पूरा लाभ ले सकते हैं। वी हैव एन अश्योर्ड थिंग ऑल्सो कि अगर आपका नहीं हुआ तो हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है। आरंभ बैच हमारा चल रहा है जनवरी 30 से, इग्नाइट बैच इंग्लिश में चालू हो चुका है जनवरी 27 से, और शिखर 2026 से जनवरी 18 से हमारा चालू है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन सारे बैचेस में। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा इकोनॉमिक सर्वे को। बाय, जय हिंद।